द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं भीष्म साहनी की लिखी कहानी खिलौने। यार, मुझे बीवी का हाथ बटाना मंजूर है, लेकिन ये हाथ बटाना नहीं है। इसे मैं हाथ बटाना नहीं कहता। जिसे मैं बटाना कहता हूँ वह मेरी बीवी को मंजूर नहीं। उस वक्त वे रसोई घर में खड़ा प्याज छील रहा था और उसकी पत्नी उसी की बगल में खड़ी दाल में करछुल चला रही थी। हाथ बटाने का मतलब है किचन का काम बांट लिया जाए। कुछ काम वह करे, कुछ काम मैं करूं और चुपचाप दोनों अपना काम करते रहें। भाभी क्या कहती हैं? मैंने पूछा। अरे, वह चाहती है कि किचन में वह हुक्म चलाए और मैं हुक्म बजा लाऊं। वह कहे आलू छील दो तो मैं आलू छीलने लगूं। वह कहे चिमटा पकड़ाओ और मैं भागकर चिमटा उठा लाऊं। यह मुझे मंजूर नहीं। इस पर उसकी पत्नी कपड़े से हाथ पोंछती हुई हंसकर बोली, काम तो सारा मुझे ही करना पड़ता है जी। बांट दो तो भी और नहीं बांट दो तो भी। यह भुलक्कड़ आदमी है, करते कम है बिगाड़ते ज्यादा है। जो कहो वही कर दे तो बड़ी बात है। लो सुनो, देख लिया, ये हमें हाथ बटाने का इनाम मिल रहा है। इस पर वे हंसती हुई पति का ढाढ़स बंधाने लगी। नाराज हो गए? बात बात पर तो ये मुंह फुला लेते हैं। फिर पुचकारती हुई सी बोली, नहीं जी, इनकी बड़ी मदद है। यह ना हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूं। बस यही मुझे मंजूर नहीं। दिलीप बोला, सारा काम भी करो और फिर भी यह कह दे कि मैं केवल मदद कर रहा हूं। घर चलाती तो स्त्रियां ही हैं। तुम भले कितना काम करो, होगी तो आखिर मदद ही। मैंने चुटकी ली और दिलीप के कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुम्हारी पोजीशन यही रहेगी मिस्टर। प्याज छीलना, रसोई बनाना नहीं, और तुम सदा प्याज ही छीलते रहोगे। घर में लगभग आधे घंटे से बिजली बंद थी और एक मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में वे दोनों रसोई बना रहे थे। मेरी पत्नी और मैं दहलीज के बाहर खड़े उनके साथ हंस बतिया रहे थे। तुम जाओ जी, बाहर जाकर बैठो और इन्हें भी बिठाओ। दिलीप की पत्नी उसके हाथ से चाकू लेते हुए बोली, मैं सब देख लूंगी, अब थोड़ा सा ही तो काम रह गया है। हमारे बीच इस बात की भी होड़ लगी रहती है कि काम का क्रेडिट किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। अब अगर मैं प्याज छीलना छोड़ दूं तो ये सारे काम का क्रेडिट खुद ले जाएगी। कहेगी सारा खाना तो मैंने बनाया है। हमारे यहाँ भी यही हाल है, मैंने जोड़ा। औरतें रसोई घर में अपनी हुकूमत बनाए रखना चाहती हैं। पति सारा काम करता भी रहे फिर भी कहेंगी थोड़ी बहुत मदद करता है। इस पर बगल में खड़ी मेरी पत्नी झट से बोल पड़ी, तुम करते ही क्या हो? घर में सारा वक्त अखबार पढ़ते रहते हो या भाई साहब मदद तो करते हैं? फिर कहिए भाभी जी। दिलीप चहक उठा। मैं तो चपातियां भी सेकने लगा हूँ, कहो तो आज बनाकर खिला दूं। बहुत डींग नहीं मारो जी, दिलीप की पत्नी बोली। आटा गूंद लो, ये बड़ी बात है। चपाती बनाते हैं, लकड़ी की लकड़ी दोनों तरफ से जली हुई है। मुझे लगा दिलीप की पत्नी सचमुच खींची हुई थी। दोनों हंसी हंसी में ही थोड़ा तुनकने लगे थे। मुझे डर था हमारे सामने उनके बीच झगड़ा ना होने लगे। मियाँ बीवी के बीच झगड़ा होते देर ही क्या लगती है। ऊपर से गर्मी का दिन था और बड़ी देर से बिजली बंद थी। आग के सामने खड़ी वीणा की बुरी हालत हो रही थी। मकान मालिक ने आधी ईंट की दीवार खींचकर खुली छत के एक कोने में रसोई घर बना दिया था और ऊपर टीन की छत डाल दी थी। दिन को भी झुलसो, रात को भी झुलसो। चलो बाहर बैठो। स्थिति को बिगड़ता देख मैं दिलीप को बाहर ले गया। आप दोनों बाहर बैठिए, मैं वीणा की मदद करूंगी, मेरी पत्नी ने कहा और रसोई घर के अंदर घुस गई। दिलीप और मैं बाहर आ गई। रसोई घर के बाहर खुली छत पर आकर बड़ी राहत मिली। तारों के नीचे हल्की हल्की हवा बह रही थी। यूं उसे छत का नाम देना छतों का अपमान करना था। जिस ऊंची दीवार के साथ सटकर बने तथाकथित रसोई घर में से हम निकल कर आए थे,
उसी भीमकाय दीवार के सामने छत के दूसरे सिरे पर हम खाटों पर बैठ गए थे। यहाँ पर भी पीछे साथ वाले घर की दीवार थी जो 4.5 मंजिल था। इस तरह दिलीप के घर की छत 2 ऊंची दीवारों के बीच फंसी थी, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ कुछ खुलेपन का भास जरूर होता था। भाई यहाँ तो खूब मजा है, मैंने कहा। कम से कम हवा तो बह रही है और ऊपर तारे जगमगा रहे हैं। इस पर दिलीप हंस दिया। इस वक्त बिजली बंद है, इसीलिए तुम्हें अच्छा लग रहा है। बिजली आ जाने दो, फिर देखना। फिर क्या होगा? फिर होगा यह कि सामने सड़क की बिजलियां भी जग जाएंगी और सड़क के पीछे ऊंचाई पर सिनेमा घर है। उसकी चौंधियाती रोशनी आंखों में पड़ने लगेगी और वे रोशनी रात भर आंखों में पड़ती रहती है। अगर इस ऊंची दीवार की तरफ मुंह करके लेटो तो डर लगता है। वीणा तो रात भर करवटें बदलती रहती है। दिलीप अपना पसीना पोंछते हुए बोला, माफ करना यार, तुम पहुंच गए और हमारे यहाँ अभी खाना भी तैयार नहीं हुआ। फिर अपनी सफाई देते हुए बोला, दिल्ली में रहने का एक टंटा थोड़े ही है। एक छोटी सी चूक हो जाए तो सब काम चौपट हो जाता है। वरना कभी ऐसा भी हुआ है कि मेहमान घर पर पहुंच जाए और अभी हम प्याज ही छील रहे हो। हम तुम्हारे मेहमान तो नहीं हैं, तुम चिंता क्यों करते हो? बस 10:30 की बस पकड़वा दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और वे बस निकल गई तो जरूर मुसीबत आएगी। लेकिन अभी बहुत वक्त है, चिंता की कोई बात नहीं। एक छोटी सी चूक नहीं हो जाती तो सब काम ऐन समय पर हो जाता। पर क्या कहूँ, मैं फंस गया। क्या हुआ? भाई आज मैं दफ्तर में से निकला तो पूरे 4:30 बज रहे थे। रोज मेरा यही नियम होता है। 4:30 बजे दफ्तर से निकलता हूँ, 4:40 की मुझे बस मिल जाती है। वही दफ्तर के नज़दीक से ही चलती है। बस पकड़ने में देरी हो जाए तो सब बंटाधार हो जाता है और मैं हाफता हुआ घर पहुँचता हूँ। आज वही हुआ। दफ्तर के दरवाजे में से निकला तो तिलकराज मिल गया। ऐन दफ्तर के सामने से जा रहा था और मुझसे नहीं रहा गया। मैं उसे आवाज दे बैठा। अब यह तो नहीं हो सकता कि दोस्त सामने से जा रहा हो और मैं मुंह फेर लूं। पहले ही यहाँ किसी के घर आना जाना नहीं हो पाता। मुझे किसी ने कहा था कि तिलकराज बीमार रह चुका है। मैंने सोचा चलते चलते ही बीमार पुरसी भी हो जाएगी और मिलने का गिला भी खत्म हो जाएगा। पर ज्यों ही उसे बुलाया कि मेरा माथा ठनका। मैंने कहा, भूल कर बैठे हो, आज का दिन किसी से मिलने का दिन नहीं है। घर पर मेहमान आ रहे हैं, जल्दी से जल्दी घर पहुंचो। पर अब क्या हो सकता है? दफ्तर से निकलो तो कोई दोस्त यार सामने नहीं होना चाहिए। सीधा आंखें बंद करके बस स्टॉप की ओर बढ़ जाना चाहिए। ना दाएं देखना चाहिए ना बाएं। पर मैं ये सब जानते समझते उसे आवाज दे बैठा था। फिर भी उस हड़बड़ी में मैंने सोचा तिलकराज से हाथ मिलाऊंगा, माफी मांगूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। पर उस पट्टे ने मिलते ही छाती से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। वह पहले ही जैसे भरा बैठा था। उसके छाती से लगाने की देर थी कि मेरा भी दिल भर आया। मैंने मन में कहा, ऐसी की तैसी बस की, नहीं हुआ तो स्कूटर कर लूंगा। वर्षों के बाद तिलकराज मिल रहा है, इसे यहाँ छोड़ दूं और बस पर जा चढ़ूं? तिलकराज तो जैसे तरसा बैठा था। पता चला कि इस बीच उसकी बीवी चल बसी थी और इसका मुझे पता ही नहीं चला था। भाई अब मैं क्या कहूँ? मैं तिलकराज का मुंह देख रहा था और वे मेरे सामने खड़ा रोए जा रहा था और उधर बस निकली जा रही थी। यहाँ वर्षों बीत जाते हैं, किसी से मेल मुलाकात नहीं होती और जब मिलते हैं तो जिंदगी एक और करवट बदल चुकी होती है। पिछली बार तिलकराज मिला था तो उसके घर में दूसरी बेटी हुई थी। अब की मिला तो बीवी को मरे 4 महीने बीत चुके थे। सच पूछो तो अब तो मैं किसी परिचित से मिलने से भी घबराता हूँ। आंख चुराकर निकल जाना चाहता हूँ। लगता है मिलूंगा तो एक और फर्ज का बोझ सिर पर चढ़ जाएगा और मन को कचोटने लगेगा। उसके सामने खड़े रहते भी मेरे मन में एक बार झंझोड़ता सा विचार आया कि अभी भी वक्त है, निकल जाओ, बस पकड़ लोगे।
अरे ऐसी भी क्या मारामारी थी यार। मैंने कहा, हम घर के आदमी ही तो हैं, देर हो गई तो क्या हुआ। मैं तुम्हारा कहाँ सोच रहा था यार, मैं तो पप्पू का सोच रहा था। पप्पू स्कूल से लौटकर सड़क पर डोलता रहता है। वीणा को तो घर पहुंचते पहुंचते 6 बज जाते हैं। फिर क्या, मेरे मुंह से निकल ही गया। मैंने कहा, जल्दी ही हाजिर होऊंगा तिलकराज, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। तुम जा रहे हो? उसने जैसे सकते में आते हुए कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके दुख में मैं इतनी रुखाई से पेश आऊंगा। बस में ठिस हो गया और उसके पास खड़ा रहा। तभी ऐन मेरे सामने से बस निकल गई। तुम बेकार की चिंता करते रहते हो, देर सवेर तो हो ही जाती है। पप्पू कहाँ है? कुछ बिजली बंद होने के कारण और दिलीप की बातों को सुनते हुए मैं पप्पू को भूल ही गया था। हम लोग बच्चे के लिए एक खिलौना खरीद कर लाए थे और चाहते थे उसे दे दें, लेकिन बच्चे को घर में ना देखकर हम खिलौने को भी भूल गए थे। अरे वो हमसायों के घर में है, हमें देर हो जाए तो वहाँ चला जाता है। अभी खाना तैयार हो जाए तो उसे बुला लाऊंगा। रसोई घर में से दाल छोंकने की आवाज आई। साथ ही दिलीप की पत्नी वीणा किचन के दरवाजे में से ही खड़ी खड़ी बोली, मैं सोचती हूँ जी तुम तंदूर पर से रोटियां लगवा लाओ, बहुत देर हो रही है, घर पर रोटियां सेकने में और देर हो जाएगी। थोड़ी देर बाद दोनों स्त्रियां रसोई घर में से बतियाती हुई निकली। वीणा कह रही थी, आज दाल छोकी है, यूं तो मैं अलग से छोकती भी नहीं, इतना टंटा कौन करे। मैं तो दाल चूल्हे पर चढ़ाती हूँ तो साथ ही प्याज भी कुतर कर डाल देती हूँ और अदरक टमाटर जो कुछ डालना हो सभी कुछ उसी वक्त एक साथ डाल देती हूँ। अब कौन अलग से छोकने बैठे, इतना वक्त किसके पास है। औरतें चहक सकती हैं, मर्द लोग सारा वक्त झीकते चिल्लाते रहते हैं, राजनीति की बातें करेंगे, सियासी लोगों को बुरा भला कहेंगे। उनकी नजरों में सभी कुछ गर्त में जा रहा होता है। स्त्रियां छोटी छोटी चीजों में से भी सुख के कण बीन लेती है। रसोई की बातें छोड़ेंगी तो बच्चों की बातें ले बैठेंगी, बच्चों की छोड़ेंगी तो साड़ियों की चर्चा शुरू हो जाएगी। अकेली साड़ियों की ही चर्चा घंटों तक चल सकती है, और फिर निंदा प्रशंसा और किस्से और गपशप। औरतें खुश रहना जानती हैं। बाहर आई तो वीणा अपने पति की ओर देखकर बोली, हाय जी, आप तो पप्पू को भूल ही गए, उसे लाओगे नहीं? भूलूंगा क्यों, मैंने सोचा तुम रसोई कर लो तो उसे ले आऊंगा। देर हो गई तो वह सो नहीं जाएगा? वीणा शुभ होकर बोली, दिन भर का भूखा बैठा है मेरा बच्चा। यूं भी हमसायों के घर अपने बच्चे को रोज रोज कौन छोड़ता है जी। उनके घर बैठकर टेलीविजन ही देखता है और क्या करता है, चुपचाप बैठा होगा। तुमने उसे ऐसा क्या सिखा रखा है? ना जाने तुमने उसे ऐसा क्या सिखा रखा है कि कोई लाख बार भी कुछ खाने को कहे तो नहीं खाता, पानी तक तो पीता नहीं। दिलीप उठ खड़ा हुआ, लाओ कटोरा दे दो, रोटियां भी लेता आऊंगा और पप्पू को भी ले आऊंगा। जब दिलीप सीढ़ियों की ओर जाने लगा तो वीणा बोली, अगर सो गया हो तो उसे जगाना नहीं, बहुत देर हो गई है। मैं सोई सोई उसे थोड़ा सा दूध पिला दूंगी, कटोरी भर दूध घर में रखा है। दिलीप सीढ़ियां उतर गया तो वीणा सुनाने लगी, एक बार इसी तरह हम लोग घर देर से पहुंचे। स्कूल की बस जहां पप्पू को उतारती है उधर पास ही में एक दुकान है, पेरिस हाउस। मैंने पप्पू को समझा रखा है कि अगर पापा को देर हो जाए तो दुकान के चबूतरे पर बैठ जाया करे। मजाल है कि 1 इंच भी इधर से उधर हो जाए। उस रोज हम 4 घंटे देर से पहुंचे। साए उतर आए थे और बत्तियां जल चुकी थी। ये दिल में घबराए कि पप्पू न जाने कहाँ होगा, पर मैं इनसे कहूँ, जी मैं अपने बच्चे को जानती हूँ, वे कहीं नहीं जाएगा। पप्पू सचमुच वहीं पर खड़ा था, बुत का बुत, भूखा प्यासा, दुकान के चबूतरे पर खड़ा था। बल्कि हमसे दुकानदार कहने लगा, जी आपका बेटा तो सच्चा योगी है। मैंने शीतल पेय की बोतल दी, इसने छुई तक नहीं। सारी दोपहर सामने बच्चे खेलते रहे, यह उन्हें चबूतरे पर खड़ा देखता रहा, उनके नजदीक तक नहीं गया। भूख प्यास लगे तो क्या करता है? मैंने पूछा।
मैं इसे सुबह 7 में सब कुछ दे देती हूँ। 3 सैंडविच और एक केला। पानी की बोतल अलग से दे देती हूँ। 2 सैंडविच स्कूल में खा लेता है, 1 सैंडविच और एक केला रख छोड़ता है। वह स्कूल से लौटकर खाता है। पानी भी बोतल में रखा होता है। मैंने इसे सिखा दिया है कि बाहर से कुछ भी लेकर नहीं खाए और ना ही किसी के साथ जाए। सचमुच योगी है योगी। इतना तो सिखाना ही पड़ता है ना, इसके बिना चारा भी तो नहीं। आपकी बेटी तो अभी छोटी है, जब स्कूल जाने लगेगी तो आपको भी सब इंतजाम करने पड़ेंगे। लड़कियों का ध्यान करना तो और भी मुश्किल होता है। कौन सी क्लास में पढ़ता है पप्पू? अभी क्या पढ़ता है, पहली जमात में ही तो है। बड़ा समझदार है। मैंने कहा, मेरे भाई का बेटा है ना, आफत है आफत। ना माँ की सुनता है ना बाप की। थोड़ी देर बाद पप्पू को कंधे के साथ लगाए दिलीप सीढ़ियां चढ़कर छत पर आया। दूसरे हाथ में रोटियों का डिब्बा उठाए हुए था। पप्पू गहरी नींद सो रहा था। उसे देखकर दिलीप की पत्नी आगे बढ़ आई और उसे बाहों में लेने के लिए दोनों हाथ बढ़ा दिए। श्श, दिलीप फुसफुसाकर बोला, सो गया है। मुझे इसी बात का डर था। वीणा सिर झटक कर बोली, अभी अभी सोया है। दिलीप बच्चे को उठाए उठाए ही धीमी आवाज में कहने लगा, वर्मा जी कह रहे थे सारा वक्त टेलीविजन पर आंखें लगाए बैठा रहा। घर के लोग खाना खाने के लिए उठ गए, लेकिन यह वहीं जमकर बैठा टेलीविजन देखता रहा। हमसाए कभी सीधी बात कह जाएं तो माने। दिलीप की पत्नी ने कलप कर कहा, मैं नहीं चाहती ये वहां जाया करे, पर क्या करें। एक दिन जाता है तो दूसरे दिन वे जरूर कहते हैं, हम तो टेलीविजन नहीं देख रहे थे, तुम्हारा बेटा देख रहा था। फिर मेरी पत्नी की ओर देखकर बोली, बुढ़िया रान अभी तो गहने बनवा रही है, लेकिन दिल चिड़ी जितना छोटा है। मेरी पत्नी ने मुझे इशारा किया कि थैले में से खिलौना निकाल लाऊं। मैं संकोच में पड़ गया। इस समय खिलौना देना ठीक नहीं होगा। घर लौटते समय चुपचाप खिलौने को बच्चे के सिराने रख देंगे। इससे माँ बाप को भी पता चल जाएगा कि हम खिलौना लाए हैं और बच्चा भी सुबह उठकर उसे देख लेगा। पर सहसा बच्चा जाग गया। दिलीप की पत्नी का ही दोष था। दिलीप उसे बिस्तर पर लेटा रहा था कि उसकी पत्नी से नहीं रहा गया और वह बच्चे के बाल सहलाने लगी। सिर पर हाथ रखने की देर थी कि बच्चे ने माँ का हाथ पहचान लिया और आंखें खोल दी। देखा, तुमने जगा दिया, दिलीप फुसफुसाकर बोला। इसके साथ लाड़ प्यार करना हो तो छुट्टी के दिन कर लिया करो, बाकी दिन इसे पड़ा रहने दिया करो। फिर पप्पू को थपथपाते हुए बोला, सो जा बेटे सो जा। पप्पू देर हो गई है, कल सुबह स्कूल भी जाना है। और दिलीप ने पत्नी को इशारा किया कि वे सामने से हट जाए और पीछे और गहरे अंधेरे में चली जाए। उसी समय बिजली आ गई और सीढ़ियों वाले दरवाजे के ऊपर लगी बत्ती जलने लगी और बाहर सड़क की बत्तियां भी जल उठी, जिससे सारी छत पर रोशनी फैल गई। कुछ बत्ती के कारण और कुछ माँ के स्पर्श के कारण बच्चा जाग गया और आंखें खोल दी। पप्पू, दिलीप ने जोर से कहा, आंखें बंद कर। अब जाग ही गया है तो जागने दो जी, 2 कोर रोटी खा लेगा। दिलीप ने तर्जनी मुंह पर रखते हुए फिर से कहा और बच्चे की करवट बदलकर उसका कंधा थपथपाने लगा। पप्पू जाग गया था, लेकिन बाप के डर से आंखें बंद किए लेटा था। कुछ हमें देख पाने का कौतूहल, कुछ माँ बाप से मिलने की उत्सुकता। वे खाट पर पड़ा पड़ा ही आंखें मिचमिचाने लगा। थोड़ी देर बाद अपने आप ही बोला, पापा मैं आंखें खोल दूं? हाय बेचारा, मेरी पत्नी के मुंह से निकल गया। दिलीप ने फिर एक बार कहा, पर बच्चा जाग गया था। अब उसे थपथपाने में कोई तुक नहीं थी। दिलीप खींच उठा, अब तुम ही इसे सुलाओ, मैं नहीं सुला सकता। दिन भर का भूखा है जी, अब जाग गया है तो थोड़ा खा लेगा। तुम इसे बिगाड़ रही हो। नहीं नहीं, ये बिगड़ा कहाँ है, ये तो बड़ा प्यारा बच्चा है। इस पर मेरी पत्नी को जाने क्या सूझी, सबके सामने बोल दिया, दे दो ना जी, दे दो ना वे खिलौना जो हम पप्पू के लिए लाए हैं। खिलौने का नाम सुनते ही पप्पू ने फिर से आंखें खोल दी।
तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया यार, दिलीप ने खींच कर कहा। अब ये 11 बजे तक नहीं सोएगा। कोई बात नहीं, एक दिन वक्त पर नहीं सोया तो कुछ नहीं होगा, मैंने कहा। तुम इसकी नींद को नहीं जानते यार, सुबह इसकी आंख खुलती ही नहीं। इसकी माँ सुबह 6 बजे से इसे जगाना शुरू करती है तो 7 बजे जाकर यह कहीं जागता है, मुंह पर पानी के छींटे डालते हैं, तब कहीं उठता है। कोई बात नहीं, कहते हुए मैंने खिलौना थैले में से निकाल दिया। खिलौना क्या था कि एक मोटर कार थी जिसके साथ लंबी सी तार लगी थी। तार का दूसरा सिरा हाथ में लेकर बटन दबाओ तो मोटर खड़ी हो जाती थी, फिर से दबाओ चलने लगती थी। मोटर कार को देखकर पप्पू की आंखें फैल गई। वीणा ने मेरे हाथ से मोटर कार लेते हुए कहा, लो बेटा देखो, अंकल तुम्हारे लिए कार लाए हैं, इस पर एक बार हाथ फेर लो, फिर मुझे दे देना। खिलौना तुम्हारा ही है, तुम्हारे ही सिराने रख दूंगी, सुबह उठकर ले लेना। पप्पू की आंखें खिलौने पर लगी थी, पर बाप के डर से हाथ आगे नहीं बढ़ा रहा था। वीणा ने खिलौना उसके हाथ में दे दिया। पप्पू उठकर बैठ गया। खिलौने को हाथ में लेकर उसने हम दोनों की ओर बारी बारी से देखा और फिर खिलौने को छाती से चिपका लिया। उसकी उनींदी आंखों में अभी भी खुमारी भरी थी। नहीं पप्पू, एक बार कह जो दिया, तुम केवल एक बार इस पर हाथ फेर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। पर पप्पू ने उसे और भी ज्यादा जोर से भींच लिया। दे दो बेटा, अब खिलौना मुझे लौटा दो। शाबाश बेटा, पप्पू बहुत अच्छा बेटा है ना, दिलीप ने धीमी किंतु दृढ़ आवाज में कहा। इसे मैं अपनी सिरानी पर रख लूं माँ, पप्पू ने स्थिर सी आवाज में कहा। नहीं पप्पू, दिलीप ने डांट कर कहा, मैं तुम्हें अपने आप कल दे दूंगा, अब तुम लेट जाओ। पप्पू की आंखों में जो क्षण भर पहले खिलौने के अंग अंग को सहला रही थी, दूरी सी आ गई, जैसे खिलौने की आकृति धुंधली पड़ने लगी हो। पप्पू के सारे शरीर में एक हुक सी उठी और उसने खिलौने पर से हाथ हटा लिए। हम लोग उसकी खाट पर से हट गए। वीणा दूध ले आई और कटोरी पप्पू के मुंह को लगा दी। दिलीप ने बत्ती बुझा दी। सड़क की ओर से आने वाली रोशनी हमारे लिए बहुत थी, जिसमें हम बैठकर खाना खा सकते थे। खिलौने को अगर पप्पू के सिराने रख देते तो क्या ठीक नहीं था, मेरी पत्नी ने धीमे से कहा। पप्पू इत्मीनान से उस पर हाथ रखे रखे सो जाता। नहीं बहन जी, वीणा बोली, इससे वे सो नहीं पाता। पप्पू खिलौने के साथ बातें करने लगता, फिर घंटों सो नहीं पाता, उसकी सारी नींद गायब हो जाती है। नन्हा सा बालक सफ़ेद कुर्ते और सफ़ेद पजामे में खाट पर लेटा बड़ा मासूम और निरी सा लग रहा था। मुश्किल से खाट के 1/3 भाग को ही उसका नन्हा सा शरीर घेर पाया था। आपने सचमुच बच्चे को खूब सिखा रखा था। सिखाती नहीं तो काम कैसे चलता, वीणा बोली और उसे पप्पू के अनेक किस्से याद हो आए। पहले बड़ा नटखट हुआ करता था, आपको क्या बताऊं, चैन से बैठने ही नहीं देता था। जहां जाओ साथ जाने के लिए चिपक जाता, एक एक चीज पर मचलने लगता। अगर हम उस वक्त से ढील दे देते तो ये सचमुच बिगड़ जाता। कहते कहते वीणा को कोई किस्सा याद हो आया। आप जानती नहीं बहन जी, यह कितना नटखट था। हमारे पिछले फ्लैट में जिसमें हम रहते थे, एक छोटी सी कोठरी थी। ये तब छोटा सा था। हम इसे खटोले में डालकर बाहर से खटोले के दरवाजे के आर पार रस्सी बांध देते ताकि ये बाहर निकल नहीं सके, और ये पिदगू सा गांठ खोलकर बाहर आ जाता। एक बार इन्होंने कुछ नहीं तो 15 गांठ लगाई होगी, और ये पूरी 15 गांठें खोलकर बाहर निकल आया। ऐसा था ये पप्पू, पर अब तंग नहीं करता। इस पर दिलीप ने धीमी आवाज में अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, पप्पू के सामने उसकी तारीफ नहीं किया करो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, इससे वे मचल जाता है। फिर मेरी ओर देखकर बोला, अब सुबह ही फिर हाय तौबा मचेगी। अब साहबजादे सुबह 7 बजे जाग चुके। चिंता नहीं करो जी, अगर नहीं जागा तो खिलौने का नाम लेकर जगा लूंगी, इससे जल्दी जाग जाएगा, वीणा ने पति को ढाढ़स बंधाते हुए कहा। लगभग 9:30 बज रहे थे जब हम खाना खाने बैठे।
हड़बड़ी में खाना खाया, हड़बड़ी में ही उठकर घर के लिए रवाना भी हो गए। घड़ी देखी तो सारा तकल्लुफ भूल सीढ़ियों की ओर लपके। दिलीप बस तक छोड़ने साथ साथ आया। बस में बैठे तो पत्नी ने पूछा, कोई बात हुई तुम्हारी? क्या कहते थे? खाने पर क्यों बुलाया था? ज्यादा बात नहीं हुई, वक्त ही नहीं था। पर फिर भी इधर आते हुए दिलीप ने जैसे मेरे कान में बात डाल दी है। क्या कहा? कहने लगा, वीणा बीएड का कोर्स करना चाहती है। अगर तुम अपने मामू से कहकर उसे दाखिला दिलवा दो तो साल भर में बीएड कर लेगी। मेरी पत्नी चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, इतनी भर बात के लिए खाने पर बुलाया था? यह तो तुम्हें खत में भी लिखकर बता सकते थे। तुम्हारे दफ्तर में टेलीफोन भी कर सकते थे। फिर मेरी ओर देखकर बोली, तुमने क्या कहा? मैंने कहा कोशिश करूंगा। पत्नी फिर चुप हो गई। दिलीप खुद भी बैंक के कोर्स में नाम लिखवाना चाहता था। उसकी क्लासें शाम को लगती हैं, दफ्तर के बाद जाया करेगा। उसके लिए भी कह रहा था कि मैं मामा जी से कहकर उसकी सिफारिश करवाऊं ताकि उसे दाखिला मिल जाए। दोनों दफ्तर में भी जाएंगे और कोर्स भी करेंगे तो पप्पू का क्या होगा? मैंने दिलीप से यही पूछा था। कहने लगा, पप्पू अब कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है ना, बड़ा हो गया है और धीरे धीरे और भी बड़ा होता जाएगा। अब पप्पू की वजह से करियर को ताक पर तो नहीं रखा जा सकता ना। यही दिन है जब कुछ किया कराया जा सकता है। बस घर घर आती हुई अंधेरे में आगे बढ़ती जा रही थी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।